18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। जब लू किंगयुआन ने सवाल पूछा, तो सभी चुप हो गए। फैंग शाओ मुस्कुराए और बोले, हालांकि कनिष्ठ भाई ये चेन जन्मजात क्षेत्र में पहुंच गए हैं, उनकी प्रगति बहुत तेज रही है और उनका क्षेत्र अस्थिर है। अब उनका सबसे जरूरी काम अपने क्षेत्र को स्थिर करना है। जहां तक इस ऑपरेशन की बात है, तो उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लू किंगयुआन एक और सवाल पूछने ही वाली थी, लेकिन हान बियून ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ भाई फैंग ने जो कहा वह सही है, तो आपको और पूछने की क्या जरूरत है। लू किंगयुआन के पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि फैंग शाओ ने लू किंगयुआन को बड़ी दिलचस्पी से देखा। लू किंगयुआन न केवल ये चेन के बाद संप्रदाय में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, बल्कि सभी महिला शिष्यों में सबसे सुंदर भी है। वह हमेशा ये चेन के प्रति एक खास तरह का पक्षपात करती दिखती है, जिसके कारण वह हमेशा कुछ मामलों में ये चेन को ज्यादा महत्व देती है। क्या उच्च भाग्य वाले लोगों में परस्पर आकर्षण होता है? लेकिन उस छोटी बच्ची को याद करते हुए जिसे उसने अभी अभी गोद लिया था, फैंग शाओ को इस बात पर यकीन नहीं था। अगर उसने उसे बचाया न होता, तो शायद उस बच्ची को बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया होता। किसी नियति की स्त्री बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि फैंग शाओ को तब एहसास हुआ कि उसने कुछ नजरअंदाज कर दिया था। छोटी बच्ची की पिटाई की मुख्य वजह वह चांदी की सिल्लियां थीं जो उसने उसे दी थीं। अगर वह उससे नहीं मिली होती, तो उसे चांदी नहीं मिलती और शायद उसकी पिटाई भी नहीं होती, है ना? तो छोटी बच्ची की नजर में वह असल में भाग्य से परे एक विचित्र व्यक्ति था, या फिर कोई आपदा। फैंग शाओ अब तक यही सारी जानकारी विश्लेषण कर पाए हैं। जहां तक ये चेन की बात है, फैंग शाओ उसे अपने साथ इसलिए नहीं लाए थे ताकि उसकी साधना का स्तर स्थिर हो सके, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। ये व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी है, उसे साथ लाना अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि यह ऐसी बात है जिसे समझाना सुविधाजनक नहीं है। उसके बाद शिष्यों ने मिलकर नई सीखी हुई स्वर्गीय संरचना का अध्ययन और अभ्यास किया। संरचना कठिन नहीं थी और शिष्यों ने जल्दी ही इसे सीख लिया। अब उन्हें बस अभ्यास की आवश्यकता थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी ने इसमें महारत हासिल कर ली है, फैंग शाओ ने कहा, ठीक है, सभी वापस जाकर अपना अभ्यास करें। कल सुबह यहां आकर अपनी टीम वर्क का अभ्यास करें। ये सुनकर शिष्यों ने फैंग शाओ को विदाई दी और चले गए। हान बियून ने लू किंगयुआन को मार्शल आर्ट हॉल से बाहर खींच लिया और एक सुनसान कोने में ले गया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, हान बियून ने भौहें चढ़ाईं और लू किंगयुआन से कहा, छोटी बहन, अभी तुम इतनी लापरवाह क्यों थी? लू किंगयुआन हैरान रह गया और खुद को पूछने से रोक नहीं सका। वरिष्ठ बहन, मैं बस पूछ रहा था कि वरिष्ठ भाई फैंग जूनियर भाई को साथ क्यों नहीं लाए, वह अभी भी क्यों? हान बियून ने उसे बीच में ही टोकते हुए सख्ती से कहा, क्या तुम भूल गई हो कि अलंकरण समारोह में क्या हुआ था? बड़े भाई फैंग को जाहिर है कि छोटे भाई पर भरोसा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे साथ नहीं लाएंगे। क्या तुम सिर्फ एक ऐसा सवाल नहीं पूछ रही हो जिसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है? लू किंगयुआन ने हैरान होकर पूछा, वरिष्ठ भाई फैंग इतने ईमानदार और सच्चे हैं, वे इतनी छोटी सी बात पर कनिष्ठ भाई से कैसे दुश्मनी रख सकते हैं? एक छोटी सी बात, हान बियून ने व्यंग्य किया। अगर आप वरिष्ठ भाई फैंग की जगह होते, तो शायद और भी आगे बढ़ जाते। वरिष्ठ भाई फैंग कौन है? सीधे शब्दों में कहें तो, वरिष्ठ भाई फैंग के बिना न तो आप और न ही मैं ताइवेई संप्रदाय में होते, और यह संदिग्ध है कि ताइवेई संप्रदाय का अस्तित्व भी होगा या नहीं। वरिष्ठ भाई फैंग के अलावा कोई और पवित्र पुत्र के पद का लालच करने के योग्य नहीं है। और कनिष्ठ भाई कितने समय से शिष्य हैं? भले ही उनमें उत्कृष्ट योग्यता हो, उन्होंने संप्रदाय में कितना योगदान दिया है? वरिष्ठ भाई फैंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं हैं? लू किंगयुआन ने जवाब दिया, बड़ी बहन, छोटा भाई अभी भी आपका छोटा भाई है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं?
हान बियुन ने आह भरते हुए कहा, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन हम, उसके साथी शिष्य, सब ने देखा है कि हमारे कनिष्ठ भाई ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है। अगर साफ साफ कहें तो उसे अपनी सीमाओं का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो उसे आत्म जागरूकता ही नहीं है। गुरु, आपने और दूसरी बहन ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वह और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लू किंगयुआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा आक्रोश से भरा था। हान बियुन ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और शांति से कहा, कनिष्ठ बहन, आपको ये याद रखना चाहिए, हमारे ताइवेई संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारा कनिष्ठ भाई नहीं है, न ही हमारा गुरु, न ही हमारे संप्रदाय का नेता, बल्कि वरिष्ठ भाई फेंग हैं। जब तक हम वरिष्ठ भाई फेंग का समर्थन करते रहेंगे और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करेंगे, हमारा ताइवेई संप्रदाय अंततः पूर्वी महाद्वीप में एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय बन जाएगा और हमारे लिए पूरे ऊपरी डोमेन में सर्वश्रेष्ठ में शुमार होना भी असंभव नहीं है। लू किंगयुआन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, मैं जानता हूं कि वरिष्ठ भाई फेंग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वरिष्ठ बहन, क्या आपका वर्णन थोड़ा अतिरंजित नहीं है? क्या यह अतिशयोक्ति है? मैं तो बस तथ्य बता रही हूं। हान बियुन के चेहरे पर यह कहते ही प्रशंसा के भाव उभर आए। वरिष्ठ भाई फेंग वह व्यक्ति हैं जिनकी मैं अपने जीवन में सबसे अधिक प्रशंसा करती हूं। उनका अनुग्रह पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। संप्रदाय के सभी प्रारंभिक शिष्यों के विचार मेरे जैसे ही थे। कनिष्ठ बहन, आपको हमें समझने में शायद कठिनाई हो, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वरिष्ठ भाई फेंग ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। वे हमारी अटूट निष्ठा के पात्र हैं। हान बियुन के दृढ़ शब्दों को सुनकर लू किंगयुआन दंग रह गई। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, आखिर सीनियर भाई फेंग ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतने सारे लोगों का हार्दिक सम्मान और प्रशंसा मिली। कई लोगों का कहना था कि सीनियर भाई फेंग के बिना आज जैसा ताइवेई संप्रदाय नहीं होता। आखिर क्या हो रहा था? शायद मैं इस नव विरासित पवित्र पुत्र को अच्छी तरह से नहीं जानता। अगले कुछ दिनों में फेंग शाओ द्वारा एकत्रित शिष्य हर दिन स्वर्गीय संरचना का अभ्यास करने के लिए मार्शल आर्ट हॉल में आते थे। जब भी उन्हें कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती थी तो फेंग शाओ विस्तार से समझाते थे। इन लोगों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो हमेशा फेंग शाओ को अजीब नजरों से देखता था और फेंग शाओ की हर हरकत पर ध्यान से विचार किए बिना नहीं रह पाता था। ये व्यक्ति लू किंगयुआन है। लू किंगयुआन को अचानक याद आया कि जब से उसने संप्रदाय में प्रवेश किया है, उसे मुख्य रूप से वरिष्ठ भाई फेंग ही ये तकनीकें सिखा रहे थे। जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह हमेशा सबसे पहले सोचती कि क्या वरिष्ठ भाई फेंग उसकी मदद कर सकते हैं। वह हमेशा अवचेतन रूप से यह महसूस करती थी कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वह वरिष्ठ भाई फेंग से मदद मांगती है तो 10 में से 9 बार उसका समाधान आसानी से हो जाएगा। अब दूसरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आदतें भी एक जैसी थीं। सभी को फेंग शाओ पर अटूट भरोसा था और उन्होंने कभी भी उनके किसी भी निर्देश पर सवाल नहीं उठाया। फेंग शाओ का अनुरोध सुनकर उनका पहला विचार यह नहीं था कि वरिष्ठ भाई फेंग सही थे या गलत, बल्कि यह था कि वे उनके अनुरोध को सर्वोत्तम तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे लू किंगयुआन को अपनी बड़ी बहन की बात समझ में आने लगी। इस पीढ़ी में ताइवेई संप्रदाय के शिष्यों में फेंग शाओ पहले से ही एक अडिग मुख्य व्यक्ति हैं। जब फेंग शाओ अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने में व्यस्त थे तब संप्रदाय के दूसरे वरिष्ठ चाचा किंझाओ किंगयांगजी के पास पहुंचे। जैसे ही वह किंगयांगजी के निवास में दाखिल हुआ, किंझाओ ने ऊंची आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे आज आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर किंगयांगजी ने भौहें चढ़ाईं और शांति से कहा, दूसरे कनिष्ठ भाई, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया खुलकर बोलें। किंझाओ बिना किसी समारोह के एक कुर्सी पर बैठ गए, अपने लिए एक कप चाय डाली, एक घूंट लिया और फिर किंगयांगजी पर चिल्लाए, संप्रदाय नेता, मैंने वास्तव में कभी भी संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। आखिरकार मेरे पास इसकी क्षमता नहीं है। लेकिन आपने निवेश समारोह में किस तरह की बात की? क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों ने फेंग शाओ का दिल कितना तोड़ दिया? पिछले कुछ दिनों से किंझाओ बार बार सोच रहा था कि उस समय किंगयांगजी का व्यवहार बहुत अजीब था। वह शुरू से ही एक मंदबुद्धि व्यक्ति था और उसे चीजें समझने में कई बार समय लगता था। लेकिन जैसा कि कहावत है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर सकता है और सबसे मूर्ख व्यक्ति भी एक चतुराई दिखा सकता है। चूंकि उसका दिमाग धीरे धीरे काम करता था, इसलिए वह चीजों को दूसरों की तुलना में ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाता था। इसलिए काफी देर तक सोचने के बाद किंझाओ को लगा कि उसे अपने बड़े भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए। वह उसे एक पल की उलझन के कारण संप्रदाय में कलह पैदा करने नहीं दे सकता था। किंगयांगजी ने अप्रसन्नता से उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, तुम कब से इस तरह की चीजों की परवाह करने लगे हो? मुझे परवाह नहीं, लेकिन ताइवेई संप्रदाय सिर्फ आपका नहीं है और फेंग शाओ सिर्फ आपका शिष्य नहीं है। हम तीनों भाई बहनों ने देखा है कि फेंग शाओ ने वर्षों से संप्रदाय के लिए क्या किया है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर फेंग शाओ ना होते तो कौन जानता कि आप किंगयांगजी कौन हैं।
वरिष्ठ भाई, मेरे कठोर शब्दों का बुरा न माने, लेकिन ये सच है। किंग यांगजी ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटकी और गरजा, ये और भी अपमानजनक होता जा रहा है। इस संप्रदाय में संप्रदाय का नेता कौन है, आप या मैं? किन झाओ ने व्यंग्य किया। वरिष्ठ भाई, मुझे डराने के लिए आपको संप्रदाय के नेता की अपनी उपाधि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस संप्रदाय में हर कोई जानता है कि मैं, किन झाओ, बस एक गुस्सैल स्वभाव का हूँ। अगर आप सचमुच मुझे नाराज करते हैं, तो मुझे परवाह नहीं कि आप संप्रदाय के नेता हैं या सर्वोच्च बुजुर्ग। अगर मैं आपको हरा भी न सकूं, तो भी मैं आपको कष्ट दूंगा। किंग यांगजी ने उसे गौर से देखा। आखिर तुम क्या चाहते हो? किन झाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, उनका स्वर दृढ़ और दृढ़ था। बात मेरी चाहत की नहीं, बल्कि आपकी चाहत की है। वरिष्ठ भाई, यह मत सोचिए कि दूसरे आपकी छोटी मोटी चालों को नहीं समझ सकते। हमारे ताइवेई संप्रदाय में संप्रदाय प्रमुख के रूप में फैंग शाओ की प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। इसके अलावा पहाड़ पर आने वाले शिष्यों के शुरुआती समूह को फैंग शाओ ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। कई शिष्यों की नज़र में हम तीनों, वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई, बस गुरु की उपाधि धारण कर रहे हैं। ये फैंग शाओ ही हैं जो वास्तव में उन्हें तकनीक सिखाते हैं। ये फैंग शाओ ही हैं जो वास्तव में उन्हें उनकी यात्राओं पर ले जाते हैं। ये फैंग शाओ ही हैं जो वास्तव में उन्हें साधना के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। क्या आपको लगता है कि फैंग शाओ की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है और संप्रदाय प्रमुख के रूप में आपकी प्रसिद्धि को छीन लिया है? किंग यांगजी क्रोधित हो गया। ये और भी बेतुका होता जा रहा है। फैंग शाओ मेरा शिष्य है, मैं उससे क्यों डरूंगा कि वह मेरी प्रसिद्धि चुरा लेगा? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि यह सच है या नहीं? किन झाओ उससे डरा नहीं और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए ठंडे स्वर में बोला। फैंग शाओ तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं, उनका कनिष्ठ भाई होने के नाते, इतनी झिझक नहीं रखता। वरिष्ठ भाई संप्रदाय प्रमुख, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम संप्रदाय प्रमुख होने पर ध्यान केंद्रित करो और उन अनावश्यक बातों के बारे में सोचना बंद करो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये चेन से निपटना आसान है? कनिष्ठ बहन को उसने धोखा दिया था, क्या तुम्हें भी ये दिखाई नहीं देता? किंग यांगजी ने ठंडे स्वर में कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जूनियर भाई। आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। किन झाओ ने किंग यांगजी की आंखों में देखा और किंग यांगजी ने भी ठंडी नजरों से देखा। कुछ पल आंखों में आंखें डालने के बाद किन झाओ ने चुप्पी तोड़ी। उसने ठंडी सांस ली और कहा, वरिष्ठ भाई, ताइवेई संप्रदाय ने आखिरकार आज जो हासिल किया है, वह हासिल कर ही लिया है। आपको इसके उज्ज्वल भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कहकर किन झाओ मुड़ा और चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट, यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।